वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 3.3.2 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। ये नॉलेज का टॉपिक है, इसलिए इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल मैं कुछ डिटेल में आपको समझाऊंगा इसका। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो सा है वो ये कहता है कि दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। ये हमारा फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि एक बॉडी जो सी है उस वक़्त तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की, कि अगर बॉडी एक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चला ना देंगे या रोक ना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो सा है ये हमें यही बात इनर्शिया में भी हम पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि जब भी आप मोशन की स्टेट को या रेस्ट की स्टेट को चेंज करेंगे तो उससे आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के सामने से मतलब ये है कि फौरी तौर पे कोई चीज़ यकदम मूव नहीं करेगी, या फौरी तौर पे चीज़ जो सी है यकदम रुकेगी नहीं, बल्कि कुछ वक्त के बाद रुकती है या मूव होती है, तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो यही लॉ जो सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक किताब पड़ी हुई है टेबल पे, तो वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको फोर्स लगा के उठा ना लेंगे या मूव ना करवा देंगे। इस तरह से एक कार है, वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उसका पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए या उसको आप ब्रेक लगा के रोक ना दें। तो यही मसला है कि जब आप कोई भी स्टेट चेंज करने लगते हैं रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और यही जो सा है हमारा इनर्शिया है। इसीलिए इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया भी कहते हैं, उस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ए ग्लास एंड सम कॉइन्स ऑन अ पेपर। जिस तरह से एक ग्लास है, उसके ऊपर शीशे का ग्लास लेने, ये बुक में एग्जांपल भी मौजूद है कि उस शीशे के ग्लास में उसके ऊपर एक पेपर रखते हैं कोई भी कॉपी का, उसके ऊपर 3-4 कॉइन रखते हैं ऊपर नीचे। जब आप पेपर को तेज़ी से मूव करवाएंगे तो वो तेज़ी से मूव होने की वजह से जो सा पेपर है वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉइन जो से हैं वो ग्लास के अंदर गिर जाएंगे, क्योंकि जो कॉइन्स हैं वो इनर्शिया की वजह से फौरी तौर पे मूवमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि रेजिस्टेंस का सामना करेंगे, और वो रेजिस्टेंस की वजह से वो फौरी तौर पे मूव नहीं करेंगे। पेपर जो सा है वो मूव करके बाहर निकल जाएगा और कॉइन जो से अंदर गिर जाएंगे। इसी तरह से जो आपका जब आप तेज़ी से नहीं उसको खींचेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, तो वो क्या करेगा कि कॉइन जो से उसके साथ मूव होके आ जाएंगे। वो साथ मूव होने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, रेजिस्टेंस का सामना उसको कम करना पड़ेगा उनको, आहिस्ता आहिस्ता मूव दोनों जो से वो बाहर आके कॉइन गिर जाएंगे ग्लास से। इसी तरह से एक किताब जो सी है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। इसी तरह से एक मूविंग व्हीकल, जो एक जो सी व्हीकल है वो मूव कर रही है, उसको ब्रेक लगा के रोकेंगे तो रुकेगी, वरना वो चलती रहेगी, या पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए तो फिर रुकेगी। इसी तरह से जो टेबल पे बुक पड़ी है वो रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक कि आप उसको उठा नहीं लेंगे। तो इसकी ये 2 अहम एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं। सो बोथ इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंड ऑन इनर्शिया। तो जो सा इनर्शिया है और जो सा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम कह सकते हैं कि तो जो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये दोनों जो से हैं ये एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इनर्शिया पे नहीं बल्कि एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वही इसको स्टेट चेंज करेगी और उसी से जो सा है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो सा है वो ये कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ को फोर्स आप लगाएंगे उस तरफ को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होता है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, यानी मैस जितना ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा,
महज जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसकी एग्जांपल एक कार की और एक ट्रक की ले सकते हैं। एक कार जो सी है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट होती है और मूव करती है, लेकिन एक जो ट्रक होता है उसके ऊपर फोर्स आप ज़्यादा भी लगाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट होगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, गो कि उसका इंजन काफ़ी हैवी होता है कार से। इसी तरह से जब आप उसको रोकेंगे कार को तो वो जल्दी से रुक जाएगी, लेकिन उसका ट्रक है वो काफ़ी देर के बाद जाके रुकेगा, थोड़ी देर के बाद रुकेगा। तो हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू A है, यानी कि F ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, F कम होगा एक्सेलरेशन कम होगा। और 1/m प्रोपोर्शनल टू A है, यानी कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M के। यहाँ पे जो सा ये लिखा हुआ है F प्रोपोर्शनल टू A, अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आमने सामने हैं F प्रोपोर्शनल टू A, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लामत है। अगर ये एक दूसरे के उल्ट हैं, यानी कि 1/m प्रोपोर्शनल टू A है, तो ये इन्वर्सली की लामत है। इन दोनों को अगर इकट्ठा करें, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए यहाँ पे A का A आ जाएगा, लेकिन ये दोनों से ना F1 से मल्टीप्लाई होकर F/m हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू A आ जाएगा। फिर इसके बाद आप M को A से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, A के नीचे 1 है तो F1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास K का प्रोपोर्शन कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल के साथ। तो जो K है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस SI यूनिट में इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो इसलिए हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा F = ma बन जाएगा। दिस इज़ द फार्मूला फोर्स, ये फोर्स का फार्मूला है। SI यूनिट में जो फोर्स है इसका यूनिट जो सा SI यूनिट जो सा इसमें यूनिट ऑफ फोर्स जो सा वो न्यूटन है, और न्यूटन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम की अगर ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे 1 न्यूटन की तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है हम 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन जो सा है हमारे पास हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर इसको गौर से देखा जाए तो किलोग्राम भी एक बेस यूनिट है, मीटर भी एक बेस यूनिट है, और सेकंड के 2 यूनिट इकट्ठे किए जाएंगे तो वो बेस यूनिट, सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड तो वो सेकंड स्क्वायर यानी ऊपर जाके S-2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 बेस यूनिट आपस में मिलते हैं तो एक डिराइव्ड यूनिट न्यूटन बनाते हैं। उसके बाद आता है जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बताता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। होते तो वो अपोजिट इन डायरेक्शन है बट होते अपोजिट हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इन हम ले सकते हैं रॉकेट की एग्जांपल। व्हेन फ्यूल बर्न्स, जब फ्यूल जलता है, हॉट गैसेस इस्केप आउट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो सी गर्म गैसेस होती हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, और उसके रिएक्शन के तौर पर जो अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, जो रॉकेट है वो आगे की तरफ मूव करता है। इसी तरह से एक किताब जो सी है उसको हम टेबल पर रखें तो वेट W नीचे की तरफ एक्ट करता है, और रिएक्शनल फोर्स जो सी है उसको बैलेंस करने के लिए R ऊपर की तरफ अमल करती है। तो ये दोनों बैलेंस करके इसको इक्विलिब्रियम में लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसकी आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक टेबल के ऊपर अपना हाथ ज़ोर से मारते हैं तो आपके हाथ को चोट लगती है। आप जितना ज़ोर से टेबल पे हाथ मारेंगे उतना ज़ोर से आपको चोट लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन के तौर पर आप टेबल को मारते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, और टेबल जो सा है रिएक्शन के तौर पे आपके हाथ को चोट लगाता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। इसका मतलब दोनों जो से हैं एक दूसरे के साथ अपोजिट मूव करते हैं, होते इक्वल हैं। जितना ज़्यादा आप एक्शन उसको देंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। इसकी एक एग्जांपल आप बैलून की ले सकते हैं। बैलून जो सा है उसको जब आप हवा भरते हैं उसमें और उसको बंद ना करें बल्कि उसको छोड़ दें हवा भर के, तो जो हवा है वो पीछे की तरफ निकलेगी ज़ोर से, और जो हवा पीछे निकलेगी वो एक्शन होगा, और उसके रिएक्शन के तौर पे गुब्बारा जो सा है या बैलून जो सा आगे की तरफ मूव करेगा, और वो जितनी रफ्तार से पीछे हवा निकलेगी उतनी रफ्तार से उसको आगे मूव करवाएगा। तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो इस तरह से न्यूटन ने 3 लॉ जो से पेश किए थे। पहला लॉ जो सा तो मैंने बता दिया आपको कि जिसमें जो सा एक बॉडी जो सी है वो रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी,
या मूव करी तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि आप उसको फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देंगे। और यही इनर्शिया भी हमें कहता है कि जब आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। दूसरे लॉ में आपको ये बताया है कि एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है फोर्स अप्लाई करने से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इससे हमने F = ma की इक्वेशन ड्राइव की है। और इसी के साथ मैंने न्यूटन के बारे में बता दिया आपको कि 1 न्यूटन जो सा होता है वो असल में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको बताया है कि जो भी रिएक्शन होगा उसका जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन होगा तो एक्शन होगा, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। इसका मतलब है दोनों तरफ दोनों जो उनसे इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, वैल्यू उनकी सेम होगी, लेकिन होंगे अपोजिट इन डायरेक्शन में। एक डाउनवर्ड होगा तो एक अपवर्ड होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, जैसे भी आप ले सकते हैं लेने। तो ये आप आज का हमारा लेक्चर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।